इस समय प्रधानमंत्री वहाँ थे इज़राइल में, तो ज़ाहिर है कि उस समय तो कोई हमला इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती थी। पहले ही ईरान ने ये कह दिया था कि हम सिर्फ़ बात करेंगे अयातुल्ला ख़ामेनी की जो हत्या हुई है, उनका फ़तवा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये ईरान की जनता जो भले अयातुल्ला ख़ामेनी के शासन को या इस्लामिक रिपब्लिक को नहीं पसंद करती हो, वो भी तो ये नहीं चाहेगी ना कि ईरान की स्थिति जो है लीबिया, सीरिया या इराक या अफगानिस्तान की तरह हो। साथियों नमस्कार। मशहूर कवि पाश की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि युद्ध के बिना बहुत सीमित हैं हम, युद्ध के बिना बहुत अकेले हैं, युद्ध के बिना हम दोस्त नहीं हो सकते। जैसी की संभावना थी, अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के ऊपर हमला बोल दिया कल, और ईरान के जो सर्वोच्च सुप्रीमो थे वहां के आयतुल्ला खामेनी, उनकी वो शहीद हो गए, तमाम कमांडर्स चले गए, उनके रक्षा मंत्री की शहादत हो गई। तो अंदेशा तो था हम लोगों को भी, लेकिन हिंदुस्तान में एक एक्सपर्ट ऐसा था जिसने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि यह हमला होने जा रहा है। जी हां, प्रकाश केरे जी हमारे हम सबके बीच उपस्थित हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये कैसे पता लग गया कि ये हमला होने जा रहा है? नहीं, कोई वो भविष्यवाणी जैसी चीज नहीं थी, एक एनालिसिस का हिस्सा था कि इस समय प्रधानमंत्री वहां थे इजराइल में, तो जाहिर है कि उस समय तो कोई हमला इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती थी। और जिस दिन वो लौट रहे थे उसी दिन जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी ओमान की मध्यस्थता में जी। और जिस तरीके के शर्त रखे गए थे ईरान के सामने, वो शर्त अमेरिका के नहीं थे, वो इजराइल के शर्त थे। लेकिन पहले ही ईरान ने ये कह दिया था कि हम सिर्फ बात करेंगे न्यूक्लियर मसले पर, यूरेनियम एनरिचमेंट पर। हम बाकी मिसाइल्स के बारे में, हम किसको मिडिल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं, किसको मदद करते हैं, ये सब पे कोई हम बातचीत नहीं करेंगे, वो टॉपिक ही नहीं रहेगा। सिर्फ ये है कि हम तो वैसे भी पहले से ही ईरान कह चुका था कि उसको परमाणु बम बनाना नहीं है, और जो उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की जो हत्या हुई है, उनका फतवा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो उन्होंने कह दिया था कि अगर आपको हमारे यूरेनियम इनरिचमेंट से परेशानी है तो हम उसको नीचे ले आएंगे, डाउनग्रेड करेंगे, और ये चीजें हम जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है इनकी, यूनाइटेड नेशंस की, उसकी पूरी निगरानी करेंगे, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, चाहे जो भी व्यवस्था, जो भी जैसे भी हो, पारदर्शी तरीके से वो हम करेंगे, और हम आगे एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो अब जाहिर था कि मिसाइलों पे अगर बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो अमेरिका के पास ये बहाना था कि भाई बातचीत असफल है या बातचीत में कुछ दम नहीं है। लेकिन जो मैंने सोचा था कि अमेरिका ये आरोप लगाएगा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं और इस आधार पर वो आक्रमण करेगा। लेकिन अमेरिका ने पिछली बार की तरह, पिछले साल जून में जो 12 दिनों की लड़ाई थी, ठीक उसी हिसाब से बातचीत अच्छी हो रही है, बातचीत चल रही है, बढ़िया बातचीत हुई है, आगे फिर बतियाएंगे एक आध हफ्ते में। और इस बीच में उन्होंने पिछली बार भी अटैक किया था, इजराइल ने और अमेरिका ने, और इस बार भी उन्होंने किया है। तो मेरा एनालिसिस ये था कि ये लोग बहाना बना देंगे और ईरान सोचेगा कि अभी कुछ समय लगेगा, तब तक कुछ डिप्लोमेसी कर लेंगे, लेकिन वो मौका नहीं देंगे। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि 27 फरवरी और 2 मार्च के बीच में ये हमला होगा। तो मैंने एक एनालिसिस किया था, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं बिल्कुल ना, जरूरी भी नहीं है कि ज्योतिषी भविष्यवाणी करे। एक एक्सपर्ट जिस निगाह से देखता है वो भी कर सकता है। एक सवाल का जवाब चाहता है प्रकाश भाई, अब ईरान की पॉलिटिक्स की दिशा क्या होगी जब खामेनी नहीं है? देखें, ईरान में जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसका पूरा ढांचा जो है पहले से ही परिभाषित है। वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक व्यवस्था है जिसके तहत
जब कोई जैसे राष्ट्रपति विमान दुर्घटना में मारे गए तो कोई दूसरा आदमी उनका काम देखने लगा और कुछ समय के बाद चुनाव कराया गया, दूसरी सरकार, दूसरे व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए, दूसरी मंत्रालय आ गया। उसी तरीके से सुप्रीम लीडर का भी चुनाव हो जाएगा, उसी तरीके से मिलिट्री कमांडर्स का भी चुनाव हो रहा है, मतलब उनको अपॉइंट किया जा रहा है। और अभी जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले 8 महीने से, पिछली लड़ाई से और इस लड़ाई के बीच में, तो कई ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं और कुछ सोर्सेस से कि खamenei ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने 3 नाम दिए हैं, 3 या 4 नाम दिए हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि उसमें कौन से नाम है, ये बाहर में किसी को नहीं पता है। और उन्होंने बाकी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए उन्होंने 4 लोगों को का नाम दिया है कि अगर मैं नहीं रहूं तो ये लोग काम देखेंगे। और उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया कि जितने ये 4 लोग हैं ये लोग भी इसी तरीके की लिस्ट बनाए, ताकि मैं नहीं रहूं, फिर आप आ गए, फिर आपको मार दिया गया या आपका निधन हो गया या किसी कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, इस तरीके का। और देखिए अभी आज की घटना है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनकी हत्या के, और ऑलरेडी एक काउंसिल जो नियमों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कि सुप्रीम लीडर का चुनाव 88 सदस्यों की एक कमेटी करती है, लेकिन वो कमेटी बैठेगी, उसमें विचार विमर्श होगा, समय लगता है। तो इस में जो वक्फा है उसमें 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है। जी उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और जो गाइडेंस काउंसिल है उसमें से एक कोई उसमें मेंबर होते हैं। 3 लोग सुप्रीम लीडर की क्या काम देखेंगे जब तक कि नए सुप्रीम लीडर का चयन नहीं जाता। और ये कमेटी ऑलरेडी बन चुकी और घोषणा हो गया। जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम लीडर और बाकी कुछ सीनियर कमांडर्स और कुछ और सीनियर ऑफिसर्स इंचार्ज जो मारे गए हैं, वो निश्चित रूप से ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ है, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर ईरान में अब ईरान की जनता को अपनी खुद मुख्तारी का परिचय देते हुए वहां पे अब अपना नेता चुन लेना चाहिए, तो क्या इस हमले के बाद वह स्थिति है कि वहां की जनता जो है अब रिवोल्ट करके खामेनेई की मौत भी हो गई है, कोई नया नेता चुन ले, या फिर वो पूरी पुरजोर ढंग से ईरान के साथ ही खड़ी रहेगी? क्योंकि हमने कुछ दृश्य देखे हैं कि जो पहले विरोध कर रहे थे ईरान के सत्ता का, अब वो ईरान के साथ खड़े। देखें, जो पिछली बार जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी सरकार होती है तो उसके विरोधी भी होते हैं। कई लोग नहीं चाहते कि ये सरकार ये शासन कंटिन्यू करे, और जो पूरा पहले जो राजा का शासन था उसके सपोर्टर अभी भी मौजूद है ईरान में और ईरान के बाहर, जो मतलब ईरानी है। तो निश्चित रूप से एक तबका ऐसा है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन को खत्म होता हुआ देखना चाहता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बार बार ये प्रूव हुआ है कि मेजॉरिटी इस्लामिक रिपब्लिक के साथ खड़ी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के साथ खड़ी है। और अभी आपने जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं ईरान के अलग अलग जगहों से, तो भारी भीड़ जो है, लोग जमा हो रहे हैं और अपने नेता की शहादत का दुख मना रहे हैं। तो कोई ऐसी संभावना नहीं है कि पब्लिक जो है रिवोल्ट कर दे या विरोध कर दे। देखिए, रिवोल्ट के लिए आपके पास कोई तो लीडरशिप होना चाहिए, कोई तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो वो चीज तो है नहीं। और जो उकसाया जाता रहा है, देखिए वहां 2 तरीके के विरोध हैं आमतौर पे। एक विरोध वो है जो जेन्युइन चिंताओं से पैदा हुआ है कि मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या सरकार के कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जो बहुत सख्त हैं, तो एक वो जेन्युइन कंसर्न है, लोग कह रहे हैं भाई ये कैसे क्यों हो रहा है। और एक जो है वो स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है, जैसे कि अमेरिका में बैठे हुए हैं जो पूर्व राजकुमार ईरान के पालवी
पहलवी और जो कुछ अरब देशों के एजेंट्स हैं या इजरायली एजेंट्स हैं, तो ऑलरेडी पहलवी ने कहा है कि जैसे ही दूसरी सरकार आएगी हम अमेरिका से नॉर्मलाइज करेंगे, इजराइल को मान्यता दे देंगे। तो ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सबके पीछे कौन खड़ा है। तो बिल्कुल। वो पिछले बार जब दिसंबर जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुए तो ईरान की गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति ने, सबने ये माना कि जेन्युइन कंसर्न्स हैं और हम उसको देखेंगे जी। और आपने देखा होगा कि पहले शुरुआती प्रोटेस्ट जो थे वो शांतिपूर्ण थे, जो जिनको बाजारी कहते हैं, जिनको हमारे यहाँ दुकानदार या बिजनेस कारोबारी जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने विरोध किया क्योंकि ईरानी मुद्रा की कीमत एकदम जीरो तक लगभग पहुंच गई थी। तो उनको सामान खरीदना, सामान बेचना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे। और उसके साथ कुछ और समस्याओं को लेकर कुछ और लोग भी जुड़े थे, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट था और ईरान की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपकी एक एक बात को सुन रहे हैं और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको थोड़ा समय दीजिए। लेकिन अचानक से मोसाद एजेंट्स ये बंदूक लेके और पुलिस वालों पे और सरकारी जगहों पे, मस्जिदों पे हमले शुरू हो गए और फिर पूरा वो तमाशा हुआ। तो ईरान की पब्लिक जो है, को कहीं की भी पब्लिक ये समझती है कि अगर अराजकता की स्थिति आ गई, अगर ये हिंसक प्रदर्शन होने लगेंगे तो ये सबका नुकसान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये ईरान की जनता जो भले अयतुल्ला खामनेई के शासन को या इस्लामिक रिपब्लिक को नहीं पसंद करती हो, वो भी तो ये नहीं चाहेगी ना कि ईरान की स्थिति जो है लीबिया, सीरिया या इराक या अफगानिस्तान की तरह हो जाए, कि आपस में हम लोग मार पड़े और हम लोगों का जो तेल है और दूसरे खनिज हैं और बाकी चीजें हैं वो दूसरे लूट के ले जाएं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान उन कुछ देशों में से है दुनिया के जिसका एक बहुत लंबा सभ्यतागत इतिहास रहा है और वो कंटिन्यूअस सभ्यता है। जैसे अरब के बाकी हिस्सों में आप देखेंगे, जब एक दौर आया कि जब मूर्तियां तोड़ी गईं और पुराने इतिहास के जो स्मारक थे वो तोड़े गए, नष्ट किए गए, तमाम चीजें हुई, लेकिन ईरान में ये सब कुछ नहीं हुआ। ईरान में आप जाके अभी भी दारा की कब्र देख सकते हैं, अभी भी आप जो है रुस्तम की कब्र देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है वहां पे, तो इसका एहसास होता है। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हमको इस बात की एक हिस्टोरिकल कल्चरल मेमोरी है कि हम कई हजार साल पुरानी सभ्यता है, हम सिंधु घाटी से आते हैं, हम वैदिक काल से आते हैं। तो ये जो मेमोरी होती है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है कि आप उसको कलेक्टिवली भूल नहीं सकते। कुछ लोग भूल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि विरोध होगा। और दूसरी एक इसमें आखिरी बात जोड़ दूं कि अभी ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो अब मान लीजिए कि मिलिट्री है और मिलिट्री गार्ड्स हैं और बसीज हैं। बसीज वो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स है जो सुप्रीम लीडर के प्रति लॉयल है वो। तो इनके बीच में ये जो आर्म फोर्सेस हैं, इनके बीच में अगर बहुत बड़ी फूट पड़ जाए और इसमें से कोई लीडर निकले और वो कहे कि भाई हम कब्जा कर रहे हैं, हम अब ये सब नहीं चलेगा, तो एक स्थिति हो सकती है। और उस नई स्थिति को बरकरार रखने के लिए अमेरिका को कम से कम 1 लाख सैनिक जो है ईरान में उतारने पड़ेंगे, जो अमेरिका के लिए संभव नहीं है। इम्पॉसिबल। तो मैं दूर दूर तक जो है किसी भी तरीके से इस्लामिक रिवॉल्यूशन को, इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म होते हुए नहीं देख रहा हूं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी लड़ाई 2 दिन हुई है, अभी लंबा चलेगा। और ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है उसको भी दुनिया देख रही है कि उसने 5, 6, 7 अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों को और इजराइल में कई जगहों पर उसने बहुत सटीक जो है और महत्वपूर्ण ठिकानों पर उसने आक्रमण किए। एक चीज बताया प्रकाश भाई जी कि प्रधानमंत्री मोदी अभी दौरा करके आए हैं, माने उनके दौरा करके आने के 24 घंटे के बाद ये घटना घट गई। वो निकले ये इजराइल से, इजराइल में इमरजेंसी लगी उनके निकलते ही,
और उसके बाद ये घटना घट गई। पीएम मोदी को इजराइल जाने से पहले इस बात की जानकारी थी कि नहीं ऐसा कुछ होने जा रहा है, और वहां जाने अगर नहीं थी तो क्या वहां जाने के बाद नेतन्याहू ने इस बात की जानकारी उन्हें दी होगी? पहला सवाल ये। देखिए, पहले तो हमें ये अंडरलाइन करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की यह यात्रा क्यों हुई। इसका कोई पॉलिटिकल या कूटनीतिक या आर्थिक एजेंडा नहीं था इस यात्रा का। यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक कारणों से थी, और वो रणनीतिक कारण थे नेतन्याहू का समर्थन, नेतन्याहू को एक भरोसा देना कि तुम दुनिया में अलग थलग नहीं पड़े हो, अमेरिका के अलावा भी तुम्हारे मित्र हैं। तो ये नेतन्याहू के लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे, जिनको वो अपना करीबी दोस्त बताते हैं। और ये भी हम लोग सबको ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आरएसएस है, उसकी एक तरीके से वैचारिक निकटता भी है इजरायली एंटिटी से। तो वो एक सॉलिडारिटी के लिए गए थे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको पहले पता था कि नहीं था, लेकिन मुझे इतना मैं भरोसे से कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उनको नेतन्याहू ने कुछ जानकारी दी होगी, कुछ हिंट दिया होगा। और आश्चर्य की बात है कि जब ईरानी राष्ट्रपति की हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी, तो भारत में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, और सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर अभी विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट अभी तक नहीं आया है सरकार की तरफ से। तो इससे भी एक इंडिकेशन मिलता है कि सरकार का झुकाव कहाँ है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारी जो विदेश नीति है वो गहरे दबाव में है, और उसको कहीं ना कहीं से इजराइल ने और अमेरिका ने अपने पक्ष में उसका इस्तेमाल कर लिया? यह आपको दिख रहा है कि नहीं? इससे एक सवाल और जोड़ दें अभी, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इस स्थिति का आकलन करने में असफल रही? क्योंकि अब तो पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग ईरान के समर्थन में खड़े हो गए, अमेरिका में खड़े हो गए। देखें, भारतीय विदेश नीति कुछ समय से बहुत ही एक तरीके से कहें कि अनिर्णय की स्थिति है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे डिप्लोमेट्स या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर या नहीं समझ पा रहा है चीजों को। मुझे लगता है कि एक तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उसने अपने आप को पीछे कर लिया है, और सिंपल मामला इतना रह गया है कि कभी कहीं कहीं हमारे विदेश मंत्री जाएंगे, लंबा चौड़ा भाषण देंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वो वर्ल्ड लीडर के साथ हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाएंगे और कुछ बिजनेस ले, क्योंकि हम बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी जनसंख्या के देश हैं, इतना बड़ा मार्केट है, हमारी इकोनॉमी भी मोटा मोटी ठीक ठाक चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर के कारोबारी आपसे जो है जुड़ना चाहेंगे, तमाम देश आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कूटनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने ये सायास बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। अब उस निर्णय का उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग बाहर के मसलों से हमारा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा। लेकिन भाषणों में ये इसका उल्टा है। प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, हम दुनिया भर के देशों को इकट्ठा करेंगे क्लाइमेट चेंज पर, फलानी चीजों पर, इस पर उस पर। बीच में घूमते हुए कह रहे थे कि युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, दौर है, हम महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के देश का संदेश लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप ये कहने और करने के बीच में बहुत बड़ा फासला आप देखेंगे। और जब आप पॉलिटिकली असर्टिव नहीं होते हैं तो फिर दुनिया भी आपसे उम्मीद रखना छोड़ देती है कि भाई इनको मतलब ही नहीं है, ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता
कि आपके हस्तक्षेप करने की जो क्षमता है वो कमतर होती जाती है। और मुझे लगता है कि आप देख लें साउथ दक्षिण एशिया के अंदर हमारे आपस में पड़ोसियों के साथ संबंधों को आप देख लें, आप सेंट्रल एशिया में देख लें, चाबहार पोर्ट पे जिस पर कि अमेरिका ने अटैक भी किया है, उससे भी हम लोग अपना कई हजार करोड़ रुपया खर्चा करके और उससे हमने अपने आप को अलग कर लिया। तो वो जो रास्ता था कि जिससे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच हो सकती थी। और ये भी एक मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि भारत में जो इलीट है, चाहे वो डिप्लोमेसी में हो, एकेडमिया में हो, बिजनेस में हो, उसका मीडिया में हो, उसका एक वो अमेरिका परस्त, पश्चिम परस्त रहा है, पश्चिम परस्त रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अपना प्ले आउट कर रहा है, वो भी अपना खेल खेल रहा है इसमें। सही है, एकदम ठीक कह रहे हैं। एक चीज बताएं, आपको क्या लगता है कि अरब देश जो है खासतौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक वर्ल्ड में, अब उनकी स्थिति क्या रह जाएगी खामनेई के जाने के बाद, इस हमले के बाद? ईरान का जो काउंटर अटैक रहा है इन 8 देशों पे, बहरीन पे, दुबई पे, यूएई वगैरह पे, आपको क्या लगता है इनकी स्थिति अब क्या होगी? देखिए, यह बात तो बहुत पहले साफ हो चुकी है कि अरब के देश जो हैं, देखिए एक तो हमको हिस्टोरिकली समझना चाहिए कि अरब देशों का निर्माण ही पश्चिम ने किया है। उस्मानिया साम्राज्य जो पहले महायुद्ध के बाद टूटा, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने इन लोगों का, इसीलिए आप देखेंगे तो नक्शा ऐसे सीधी सीधी लाइन खींची हुई है, उन देशों के नक्शे देखेंगे अफ्रीका में, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में आप देखें, अरब जो अरब वर्ल्ड है पूरा, तो ये अब अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपने हिसाब से बंटवारा किया और अपने अपने इन्फ्लुएंस उन्होंने रख लिए। और अब जैसे उदाहरण के लिए ऑटोमन एम्पायर के टाइम में जो मक्का के शेरिफ थे, उन्होंने लॉबिंग की और उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, जो कि तुर्की से, माने उस्मानिया साम्राज्य से लड़ रहे थे अंग्रेज और बाकी कुछ देश। तो उनके एक बेटे को इराक का राजा बनाया गया और दूसरे बेटे को जॉर्डन का राजा बनाया गया। इराक के राजा का तो 50 के दशक में जनता ने विद्रोह करके उनको निपटा दिया, लेकिन जॉर्डन में जो राजशाही चल रही है वो वही राजशाही है जो ये क्लेम करती है हम प्रोफेट मोहम्मद के परिवार से, मतलब उनके वंश से आते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने लेबनान जो है वो एक तरीके से वो एक कृत्रिम राष्ट्र बनाया उन्होंने, और सीरिया को काटा उन्होंने। और वही फर्स्ट वर्ल्ड वार में के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जायनिस्टों को और रोथशाइल्ड, जो कि जिनके बारे में अभी एप्स्टीन फाइल्स में और सब जगह आ रहा है कि रोथशाइल्ड फैमिली क्या करती रही है दुनिया के साथ वर्षों से, सदियों से, 3-4 सदी से, उनको लेटर लिखा। उसको कहते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर उस समय मंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, विदेश मंत्री। उन्होंने चिट्ठी लिखा रोथशाइल्ड को कि आप जायनिस्ट कांग्रेस को बता दीजिए कि हम फिलिस्तीन में इजराइल की स्थापना करवाएंगे, हम गारंटी देते हैं। और 1914 में इन्होंने किया, जब विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, और विश्व युद्ध में जायनिस्ट बिजनेसमैन ने खूब पैसा लगाया उसमें ब्रिटेन के फेवर में। तो ये मोटा मोटी उस खित्ते का इतिहास है। और उसी दौरान थोड़ा बाद में एक कहीं से उठा के लाके और एक व्यक्ति को ईरान में राजा बनाया गया। वही दौर है जो ये पहलवी है। पहलवी कोई ये मतलब राज खानदान वंदान नहीं है। एक साधारण मतलब फौजी परिवार है, उसमें से उठा के वो बना दिया गया। तो जिसको बनाया गया वो बने, फिर उनके बेटे बने,
फिर बाप बीच में ही रिटायर अपने आप को कर लिए और तब रजा शाह पहलवी बने, जिनको 79 में ईरानियन रिवॉल्यूशन में उनको हटाया गया। तो अरबों का पश्चिम के साथ, और बहुत सुंदर बात लिबिया के पूर्व नेता कर्नल गद्दाफी कहा करते थे सऊदी अरब को कि ब्रिटेन ने तुमको पैदा किया है और अमेरिका तुम्हें पाल रहा है। और जब बाद में जब ये तेल वगैरह का मसला आता है तो इन सब जगहों पर, ईरान में भी इन सब जगहों पे पश्चिम की कंपनियां हावी होती हैं और वो निकालती, क्योंकि भाई इनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कर रहे हैं और सारा पैसा वो ले जाते थे, थोड़ा मोड़ा इनको दे देते थे, जिससे कि इनकी अय्यासियां चलती थी और सत्ता बचाने के लिए वो हथियार दे देते थे। तो ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो 10 साल ईरान ने इराक के साथ लड़ाई लड़ी, वो कैसे लड़ी? क्योंकि रजा शाह पहलवी ने बहुत सारा हथियार अमेरिका से और यूरोप से खरीद के जमावड़ा किया हुआ था, तो इसीलिए सद्दाम हुसैन ताकतवर होते हुए भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि नुकसान उन्हीं को ज्यादा हो गया। तो ये उस क्षेत्र का हिसाब है। उस क्षेत्र का दूसरा हिसाब यह है कि वहां पर कोई किसी को भरोसा नहीं करता है, एक दूसरे का कोई भरोसा नहीं। जी जी जी। के बीच में बोलाचाली बंद हो जाती है, अरब लीग से उसको एक्सपेल्ड कर दो, इसको हटा दो, इससे राजदूत बुला लो वापिस। कतर के साथ भी इन्होंने किया। अभी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच यमन को लेके, सूडान को लेके झगड़ा हुआ बहुत भयंकर। उन्होंने कह दिया यमन में, सऊदी अरब ने, कि 24 घंटे के अंदर यहाँ जितना भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस है बोरिया बिस्तर हटा के यहाँ से निकल लो यमन से, और निकल भी गया वो। तो इस तरीके की चीजें वहां पे होती रही हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि वो लोग अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं करते। उनकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ी भूमिका जो है पाकिस्तान के एलिट कमांडोज निभाते हैं, जिसके बदले पाकिस्तान मिलिट्री को कमाई होती है। और जब जगहों पर विद्रोह होता है या किसी तरीके का कुछ मामला खराब होता है, जैसे जॉर्डन में हुआ था, फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज का विद्रोह था, और बाकी 2011 में बहरीन में जब वहां के लोगों ने, बहरीन में सुन्नी फैमिली है जो राज करती है और वहां पे 80% से ज्यादा पॉपुलेशन शियाओं की है। तो 2011 में जब तथाकथित अरब स्प्रिंग चल रहा था, उसमें बहरीन में यूएई और दूसरे और पाकिस्तानी फौजों ने बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को गोली से उड़ाया था। ये 2000 हाल की बात है। कतर और सऊदी अरब के बीच में कितने साल तक बोलाचाली बंद रही थी अभी इधर। और उनका ये भी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि तुर्की और कतर वाले जो हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि कई दुनिया के कई मुस्लिम इस्लामिक देशों में जो है बैन है, वो जो हमास का भी वैचारिक वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे मामला इतना वो है। और अभी वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि इस्राएल के अलावा, नेतन्याहू के अलावा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस डिफेक्टो वहां के शासक हैं, बार 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 पर्सनली ट्रंप को फोन करके कहा कि ईरान पर हमला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग देखिए कितना दुनिया में आप आदमी कहता है कि नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति, ऊपर से बोल रहे थे कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे सॉल्व शांतिपूर्वक ये वो बातचीत, और अंदर अंदर बात हो रही है कि मारो 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 मारो। और अभी भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, ईरान ने जो हमले किए हैं। भाई ईरान ने लेजिटिमेट अमेरिका ने और इजराइल ने बच्चियों के प्राथमिक स्कूल में हमला करके 150 बच्चियों को मार दिया, इसको आपने कंडेम भी नहीं किया। और वो अमेरिकी ठिकानों को और अमेरिकी इंटरेस्ट को अगर वो अटैक कर रहा है ईरान, तो आपको चिढ़ हो रही है। पहली चीज सही है। इजराइल से जहाज आ रहे हैं या मिसाइल आ रहा है तो आपके वायु सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और जो ईरानियन मिसाइल जा रहे हैं इजराइल की तरफ, उनको बीच में ये लोग इंटरसेप्ट करके उनकी मदद भी कर रहे हैं।
और कमोबेश यही हाल तुर्की का भी है और बाकियों का भी है। तो इतना जरूर है। और देखिए फिलिस्तीनी कॉज को, फिलिस्तीन की आजादी के मसले को अरब के बहुत सारे देश बहुत पहले तिलांजलि दे चुके हैं। उनसे उनको कोई खास मतलब नहीं है। बस ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे या गाजा में या वेस्ट बैंक में या फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को कुछ पैसे दे देंगे। इनके पास तो अकूत पैसा है, इनके पास तो धन की कमी नहीं है, तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं, दवाइयां भिजवा देते हैं, खाना भिजवा देते हैं, इतना ये करते हैं। लेकिन या जगह दे देते हैं, जैसे कतर में दोहा में जैसे हमास का ऑफिस खुलवा दिया, कुछ रिफ्यूजीज के लिए कुछ व्यवस्था करा दी। कभी ज्यादा लड़ाई हो गई या इजराइल बहुत ज्यादा अन्याय करने लगा तो उसको थोड़ा मना कर दिया कि मत करिए, थोड़ा कुछ दिन रुक जाइए। तो ये लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड एंटिटीज हैं और इस घटना से ये और भी ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इजराइल जो है, जैसे सीरिया में बशर अल असद हटे, उससे पहले ही सीरिया के एक इलाके को कब्जा किया हुआ था इजराइल। जैसे ही बशर अल असद हटे और फॉर्मरली इस्लामिक स्टेट के लोग तुर्की और कतर की मदद से, अमेरिका की मदद से सत्ता में आए, तो पहला काम इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सीरिया की पूरी वायु शक्ति को खत्म कर दिया, वायुसेना की शक्ति को पूरी तरीके से खत्म, जीरो। और उसके डिफेंस हेडक्वार्टर को मलबे में बदल दिया और जगह भी ज्यादा कब्जा कर लिया। तो दमिश्क तक, जो राजधानी है सीरिया की, वहां तक इजरायली पहुंच गए थे। ये जब अभी 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले जो हुआ, और किसी ने कंडेम उंडेम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब हो गया मामला, बस अरे यार छोड़ो, जितना लेना है ले लो। तो हर एक एक करके सबकी बारी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल ईरान तक सीमित रहेगा, फलस्तीन तक सामान सीमित रहेगा ना। और ऑलरेडी नहीं है। देखिए लेबनान में सीज फायर हुआ था, इजराइल नहीं किया था। उस सीज फायर का उल्लंघन होकर लेबनान में भी अटैक्स चल रहे हैं, तो ईरान की वजह से उतनी न्यूज उसकी नहीं सामने आ रही है। और बहुत समय तक इजराइल ने सिनाई इलाका है इजिप्ट का, उस पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो इजराइल ने मतलब इन लोगों को और पूरा परेशान कर दिया। एक और चीज इसमें जोड़ दूं, एप्स्टीन फाइल ने बता दिया, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जेफरी एप्स्टीन के परम मित्र, फोटो सब कुछ है। अबू धाबी और दुबई के बिजनेस इंटरेस्ट से उसका कितना करीबी हिसाब किताब था। यहां तक स्थिति हो गई कि एक सऊदी बिजनेस पर्सन जो कि यूएई में काम करती है, महिला है, उसके लोगों ने काबा का वो जो पवित्र वो कपड़ा होता है, जो किस्वा जिसको कहते हैं, जो चारों तरफ से, तो उसका एक हिस्सा खरीदा और जेफरी एप्स्टीन को दिया। अब पैसे लेके दिया, गिफ्ट दिया, मुझे नहीं पता। और उस कपड़े को जमीन पे कालीन के रूप में रखा हुआ है एप्स्टीन, और उसके साथ खड़ा होके जो बंदा उसको उस अरेबिक में जो लिखा हुआ है उस पर उसको पढ़ के बता रहा है, वो बंदा अभी हाल तक दुबई पोर्ट का सीईओ और चीफ था, जो कि दुनिया के 10% शिपिंग आवाजाही को कंट्रोल करता है। तो अरबों का ये हिसाब किताब है। आप देखिए ना, इसने कहा था कर्नल गद्दाफी ने कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ाई गई थी, तो अरब लीग की मीटिंग चल रही है और कर्नल गद्दाफी बोल रहे हैं कि एक एक करके सबके गले में फंदा आएगा, चिंता मत करो तुम लोग, अगर यही हाल रहा हमारा तो। और जब ये बात कर्नल गद्दाफी कह रहे हैं तो बशर अल असद खिखी करके हंस रहा है, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। और क्या हुआ? गद्दाफी तो गए, लेकिन बशर अल असद का क्या? सही।
और सही इजिप्शियन राष्ट्रपति का क्या हुआ? क्या हुआ? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का क्या हुआ? यमन के राष्ट्रपति का क्या हुआ? सही है। तो एक चीज बताइए, ये है मसला उनका। एक चीज बताइए, फारस की खाड़ी बंद है और ये लग रहा है कि यूरोप के लिए बड़ा दिक्कत होगी अगर रशिया से ऑयल नहीं ले पाएगा तो कैसे सस्टेन करेंगे सब? क्या लग रहा है आपको? इंडिया का क्या होगा बताइए पहले, ऑयल को लेकर के क्या कर पाएगा अभी? देखिए, पहली चीज तो यह है, कई जगह रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कि ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है फारस की खाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि यमन के हूथियों ने लाल सागर में जो है वो उसको बंद कर दिया है। ये दोनों खबरें सही नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि हुर्मुज को बंद करना ईरान के लिए सबसे आखिरी फैसलों में होगा। वो अल्टीमेट फैसला होगा। हाँ, वो शुरुआती फैसला नहीं है, वो बहुत बड़ा निर्णय होगा। और लेकिन ईरान ने दूसरे तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है। उसने 4-5 बंदरगाहों को, इजरायली बंदरगाह हैफा, ओमान में और दुबई और एक जगह और, इस तरीके के उसने 4-5 पोर्ट्स को वो निशाना बना रहा है। तो जब ये कार्रवाई हो रही है तो जो जहाजों का इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि या तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे आपको, क्योंकि भैया वहां पर क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, कोई जहाज फंस गया उसमें तो हमारी कंपनी बिक जाएगी। तो एक चीज ये हो रही है कि वो लोग बीमा का प्रीमियम बहुत बढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज ये हो रही है कि वो बहुत सारे जहाजों को बीमा नहीं दे रहे हैं। तो एक चीज ये हो रही है कि भाई कौन खतरा मोल लेगा, तो जहाज के जो मालिक हैं, कंपनियां हैं, वो भी हिचक रही हैं, और ये क्राइसिस आई तो बाय डिफॉल्ट असर पड़ने लगा है। मतलब ये अभी ना कोई वहां पे मिसाइल हुर्मुज में फायर हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कुछ हुआ है अभी, सिर्फ लेकिन असर पड़ने लगा ऑयल की सप्लाई पे, पड़ने लगा है। और तेल की कीमतों पे भी बहुत मामूली सा फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत मामूली है, ना के बराबर है। लेकिन क्या ये बढ़ेगा आगे? निश्चित रूप से ये देखिए, तेल कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि आज सऊदी अरब से आएगा तो कल आपके गाड़ी में भराएगा। तेल तो आएगा, जो उसको रिफाइनरीज हैं वहां पे उसको वो करेंगी, रिफाइन करेंगी, फिर वो बाजार में डालेंगी, फिर उसकी ढुलाई में समय लगेगा। तो जो पेट्रोल आज हमारी गाड़ी में आ रहा है, वो पेट्रोल तो 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पहले जो है वो आ चुका होगा। तो इन्वेंट्रीज रखती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के सहयोग से बंगलोर में, शायद भारत सरकार का है या रिलायंस के साथ है, उनका एक बहुत बड़ा यहीं पर वो है, डिपॉजिट है, तो वो भी है। तो अभी सब जगह, चीन हो, हिंदुस्तान हो, और भी दूसरे जो मुल्क हों, यूरोप की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि उनके यहाँ संकट यूक्रेन युद्ध से ही चला आ रहा है, तो वो एक समस्या है वहां पे। लेकिन आमतौर पे तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं वो अभी पर्याप्त हैं उस समय के लिए, लेकिन हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वार ऑफ एट्रिशन है, ये लंबा ये वार जाएगा। 2 दिन बहुत फायर पावर हो गया, बहुत चीजें हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि अब टिट फॉर टैट होगा। मतलब उधर से अगर मान लीजिए कि 20 मिसाइलें आ रही हैं या 20 बम गिराए जा रहे हैं, तो ईरान की तरफ से 40 मिसाइलें मारी जाएंगी। इंटेंसिटी पे डिपेंड, और ये अभी कंटिन्यूअस चलेगा। क्यों? यहाँ पे 2 बातें। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया, कि रिजीम चेंज करेंगे हम। तो अब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए अब ये जीवन मरण का मामला है। तो सुप्रीम लीडर को ही मार दिया गया है, तो अब तो आपको रिवॉल्यूशन बचाना है ना, अब तो आपको अपना रिपब्लिक बचाना है। तो आपके पास जितनी भी कुवत बची होगी आपको उसको झोंकना पड़ेगा, क्योंकि आप सरेंडर कर नहीं सकते।
क्योंकि लोगों का और जिनकी हत्या की गई है उनका, और आपके इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से रिवेंज का मसला है। ये बदला लिए बिना तो आप फिर तो कैसे होगा? वो तो रिलीजियसली ऑर्डेंड है आप पर कि आपको बदला लेना है जब ऐसे हुआ है तो। और तो इनके पास और ये उपाय नहीं है, इनको लड़ना ही पड़ेगा। और ट्रंप और नेतन्याहू को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। अब अभी एक अच्छा मौका है उनके पास कि वो ये कहे कि हमने ईरान को काफी डैमेज कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया है, उनके बहुत सारे और कमांडरों को मार दिया है, और हमारा जो है इनको हमने कमजोर कर दिया है, और जय हो, हम जितना गाना डगाना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाबाजी करके निकल जाए। लेकिन ईरान को पता है कि ये लड़ाई अगर आज रुक भी जाए, या 5 दिन के बाद रुक जाए, या 15 दिन के बाद रुक जाए, तो ये लड़ाई अगले 6 महीने में, साल भर में फिर लौट के आएगी। तो ईरान को इस बार अपना हिसाब कर लेना है। या तो ईरान की इस्लामिक ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन या तो अतीत की बात हो जाए, या फिर तो इतना परेशान कर दें कि उनको टेबल पे ले आए। क्या बात, वही बात सही है। एक आखिरी सवाल, एकदम आखिरी, डोनाल्ड ट्रंप का अब राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं? बिना कांग्रेस से इजाजत लिए आ गए युद्ध के में, उसमें डेमोक्रेटिक बहुत नाराज है, कांग्रेस समूची नाराज है, बर्नी सैंडर्स का भी बयान आया हुआ है, और सब ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने आपको अपने साथ मिला करके आपसे जो वो करवा लिया जो करना नहीं चाहिए था। तो आपको क्या लगता है ट्रंप का अब क्या रहेगा पॉलिटिकल भविष्य? देखिए, ऑलरेडी जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो जितनी भी बातें उन्होंने कही थी वो सब पे उन्होंने पलटी मार दी है, यूटर्न ले लिया है पूरा का पूरा। तो ट्रंप ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं अपने बेस में, उनका बेस डिवाइडेड है। और आपने तो देखिए क्या क्या नहीं हुआ इलॉन मस्क में और उनके एक मंत्री में, जो वहां के वित्त सचिव हैं, उनके बीच में फटाफटी हो गया, वो छोड़ के चला गया, और उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी मजोरी ग्रीन, जो कांग्रेस की मेंबर थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और भी बहुत सारे लोग। तो जो बातें, इनके पुराने ट्वीट्स आप देखेंगे लोग अभी रिट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी डोनर वहां पे, जायनिस्ट डोनर, जो कि इजराइल की भी नागरिक हैं, वो इनको कह रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप मार्को रूबियो को पिछले चुनाव में, कि मेडल्सन पैसा दे रही है और ये रूबियो को, क्योंकि इसको ईरान पर अटैक करवाना है। अरे बाप। और बराक ओबामा 2012 और 13 में ट्वीट कर रहे हैं कि बराक ओबामा चुनाव जीतने के लिए ईरान पर अटैक कर सकते हैं, वीडियो भी है उनका। तो और अभी जब ये चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो जो अलग अलग पॉडकास्ट पे जा रहे थे, तो उनसे ये बात पूछी जा रही थी कि ईरान पर क्या स्टैंड होगा, आप क्या रिजीम चेंज के लिए पुश करेंगे, कुछ करेंगे? तो बोला यार हमारे ही यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि अब कहां कहां हम जो है करते फिरेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स की भी बात की थी कि उसको जाहिर करेंगे, वो नहीं हुआ। उसके लिए वहां की कांग्रेस को कानून बनाना पड़ा, तब जाकर हुआ। इन्होंने कहा था JFK फाइल, जॉन F कैनेडी के मर्डर की फाइल निकालेंगे, तो उसमें बहुत सारा जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो नहीं लाया गया। 9/11 में जो 20, 25, 50 पन्ने छुपाए गए हैं, उसको कहा था कि हम पब्लिक करेंगे, नहीं हुआ। तो अभी देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप और उनके आसपास के लोग जो हैं, जो बेसिकली ये उनके दामाद जैरेड कुशनर जो हैं, जो खुद जायनिस्ट हैं, वे इस प्रेसिडेंसी को और ट्रंप का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो अपनी कंपनियां हैं, उसको आज के डेट में वो कंट्रोल कर रहे हैं, इवांका ट्रंप के जो हस्बैंड। और उन्हीं का आइडिया था ट्रंप से भी पहले कि गाजा को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बदला जाए। उन्हीं का आइडिया था अब्राहम एकॉर्ड है, जो अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों को नॉर्मलाइज करने का, जो पिछली बार जब थे तो लाए थे। तो ये ऑलरेडी जो वहां की हथियार लॉबी है, जो वहां की वार लॉबी है, जो प्रो इजराइल लॉबी है, और जो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट
क्रिप्टो मार्केट, इन सब में उतार चढ़ाव करके जो लोग माल बनाते हैं, मनी मार्केट, करेंसी में जो लोग दाएं बाएं करते हैं, ये सारे लोग माल बना रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है, अभी मंडे को मार्केट खुलेगा, मार्केट नीचे जाएगा। अब इन लोगों को पता है, यहां तक कि वहां पे जो सट्टेबाजी होती है वहां पे अमेरिका में, उस सट्टेबाजी में भी लोग पैसे बना रहे हैं, क्योंकि इनसाइडर है, इनको पता है। तो एक साल से ये लोग शेयर बाजार को अपने हिसाब से कर रहे हैं, और बाकी तो जो पैसा हथियार होती है और ये सब है। तो अभी ट्रंप का पूरा फोकस जो है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इन पर 16 फाइल्स है, सारी चीजें हैं, तो अब इनके पास कोई मौका नहीं है। और ऊपर से उम्र उनकी हो गई है, और वो कोई खमनेई से उनकी तुलना नहीं हो सकती, जो एक आइडियोलॉजीज और एक थियोलॉजी और एक कमिटमेंट, भले आप और हम या कोई सहमत हो असहमत हो, अलग बात है, लेकिन बिल्कुल अलग बात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। हाँ। एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी जो जिंदगी भर एक रास्ते पे चले, वो उसकी अलग चीज होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये सब हिसाब किताब है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी तीसरी बार इनको राष्ट्रपति नहीं बनना है, इनका काम हो गया। और अमेरिकी पॉलिटिक्स जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां पर इस तरीके से बाकी जो मिड टर्म इलेक्शन भी तो भी होना है, मिड टर्म में, सॉरी क्या होगा? मैं अब उसी पर आ रहा था कि देखिए, दो तरीके से चुनावों का फैसला होता है। एक कि जो सत्ता पक्ष है वो कितना अच्छा कर रहा है या कितना बुरा कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष बुरा कर रहा है और विपक्ष उससे भी ढूलमूल है, तो वो तो निकल ही जाएगा ना, सत्ता पक्ष की तो फिर जीत होगी। सही है, सही, एकदम ठीक कह रहे हैं, सहमत हैं। बाइडेन यह देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो मागा बेस है, जो उनके और दूसरे बेसेस हैं जो उनको सपोर्ट किया पिछले चुनाव में, उसमें कितनी फूट पड़ती है, ये थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइमरी शुरू होंगी जून जुलाई से, तो पता चलने लगेगा। और दूसरी चीज कि डेमोक्रेट पार्टी इसको कितना, इस सिचुएशन को भुना पाती है और उस कैंपेन को लोगों तक ले जा सकती है। तो लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि मिड टर्म में तो वैसे भी पिछले बार भी जो हाउस में जो इलेक्शन हुआ था, बहुत बहुत थोड़े मार्जिन से इनकी जीत हुई थी रिपब्लिकन पार्टी की। तो वो मुझे लगता है कि वो हार जाएंगे। सीनेट का नहीं मैं कह सकता हूं फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी डेटा वगैरह नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हाउस ये हार जाएंगे, लेमडक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें भले मुझे संदेह है, अभी थोड़ा मैं जून जुलाई तक का वेट करूंगा, लेकिन 2028 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा वो मार्को रूबियो के लिए या जेडी वेंस के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। बहुत बढ़िया बात कि इंडिविजुअलिस्टिक चुनाव होता है वहां पे, तो अगर डेमोक्रेट पार्टी ने एक ठीक ठाक करिश्माई कैरेक्टर को खड़ा कर दिया तो वो फिर इनको कहाँ ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपसे बात करने का, मुझसे बात करने का। हम इस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप फिर डोलेंस पे आए और हम लोगों से ईरान के मसले को लेकर के, जो चूंकि ये तय है कि ये आगे तक जाएगा, तो हम लोगों को बताएं, हमारे दर्शकों से बात करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।